नमस्कार, गुड इवनिंग। वक्त है 5 की बात का। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आपको दिखाएंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कहां बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा, कैसे जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। एक एक तस्वीर और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन ने कहर बरपाया हुआ है। राज्य में अब तक 23 बाढ़, कई बादल फटने की और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। 2023 वाला मंजर एक बार फिर आंखों के सामने घूमने लगा है। हिमाचल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दहलाने वाली हैं। हमारी टीम यहां पहुंची और हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल में कैसी तबाही मची है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। तो कहीं पहाड़ टूटे हैं तो कहीं भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। जहां तहां पानी का सैलाब नजर आ रहा है। हिमाचल में बाढ़ बारिश से तबाही मची है। कई जगहों पर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। तो बादल फटने से भारी तबाही यहां पर मची है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुदरत की मार कैसे हिमाचल प्रदेश झेल रहा है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। कुछ लोगों ने इस आपदा में जान भी गंवाई है। हालांकि लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है और बाढ़ बारिश के बाद कई लोगों के लापता होने की जानकारी भी मिल रही है। कुदरत की ऐसी मार यहाँ पर पड़ी है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर रास्तों में मलबा इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से आवाजाही में भी दिक्कतें आ रही हैं। रोजमर्रा के जीवन में लोगों के आगे मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा हो। कई दर्द भरी कहानियां भी हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आ रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के बाद अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं। बादल फटने की घटनाएं यहां पर भी हो रही हैं, जिसके बाद लैंडस्लाइड के चलते रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। कई गांवों में हालात बेहद खराब हैं। दूसरी तरफ किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुनोत्री हाईवे बीते 8 दिनों से बंद है। चारधाम की यात्रा में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से थमी हुई है। 28 जून को सिलाई बंद के पास बादल फटने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा पानी के बहाव में बह गया था। कई वाहन फंसे नजर आए, कई वाहन अभी भी फंसे हुए हैं। सुरक्षा जवानों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर जो है वैली ब्रिज का निर्माण प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि लगभग 3 से 4 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो यात्रा गाड़ियाँ हैं, स्थानीय गाड़ियाँ जो फंसी हुई हैं, उनका आवागमन सुचारू हो जाएगा और यात्रा गाड़ियाँ ऐसे निकल पाएंगी। साथ ही जो सेना चट्टी वासियों के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। वहाँ पर जो यमुना जी का प्रवाह रुका हुआ है और जो जल रुका हुआ है, जिससे झील बन गई है, उस झील की निकासी के लिए प्रशासन के द्वारा ओकलैंड मशीन यमुना जी के तट पर पहुँच गई है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर कई जगह सड़क पर बोल्डर और मलबा गिरे हैं। सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं के लिए रास्ता रोक दिया गया है। तेज बारिश की वजह से राहत के काम में बाधा आ रही है। 7 जुलाई से 10 जुलाई तक उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ये तस्वीरें चमोली की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। रास्ते बंद हैं। किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। सुबह ये हादसा हुआ, जब मैं उठी तो तब भयंकर गधेरा मेरे पूरे मकान में, ये सब पेड़ पौधे सब मेरे मुंह के सामने बह गई। पहले नहीं बह रखा था, आज ही सुबह 5 बजे गई है ये सब। मकान ये मेरी है, ये गौशाला के अंदर पानी गया, ये मेरी देवरानी का गौशाला है। ये ढहने का डर बना हुआ है। डर क्या कि गए आज रात फिर बारिश आएगी तो कल तक ये कुछ नहीं बचेगा ना। खतरा बहुत ज्यादा।
जैसे आज सुबह बारिश हुई है तो उससे एकदम जो गदेरे का पानी है वो बढ़ गया है, क्योंकि ऊपर से जो है निकासी का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर जो ये काम चल रहा है, आप देख रहे हैं रेलवे पुल का, तो इसमें जो निकासी है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गई है, बंद हो गई है। इनकी गौशाला पे और इनके घर पे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। जो इनके नीचे से खेत थे ये भी टूट गए हैं। अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं देहरादून, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी हालात फिलहाल कुछ दिन इसी तरह के रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में 7 और 8 जुलाई को लैंडस्लाइड की संभावना जताई है। ये जगह टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली हैं। अलर्ट के बाद उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने चारों जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी किशोर रावत। उत्तराखंड में भारतीय भूवैज्ञानिक संस्थान ने 4 जिलों में, जिसमें टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में भूस्खलन की संभावना जताई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस तरह के आसार दिख रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय भूवैज्ञानिक संस्थान ने 7 जुलाई और 8 जुलाई को इन चारों जिलों के कुछ स्थानों पर भारी भूस्खलन की संभावना जताई है। इस वक्त मैं टिहरी जिले और देहरादून के बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक सड़क पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लैंडस्लाइड, जिस की बात की जा रही है कि लैंडस्लाइड हो सकता है, वो दिख रहा है। यहाँ पर लगातार अभी भी धीरे धीरे मिट्टी का गिरना और पत्थरों का गिरना जारी है। और काफ़ी हाइट पर अगर देखा जाए तो ऊपर, यानी काफ़ी ऊपरी तो से, यानी लगभग यहाँ से 100 फीट के ऊपर लैंडस्लाइड की संभावना है। और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से मिट्टी का कटाव हो रहा है और जिस तरीके से बारिश हो रही है, उससे साफ जाहिर है कि इन इलाकों में भारी भूस्खलन हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भी 7 और 8 जुलाई को इन चारों ज़िलों में भारी बारिश की संभावना जताई है और भारी बारिश के चलते इन इलाकों में भूस्खलन हो सकता है। यही वजह है कि इसको लेकर सभी अधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए। खासकर उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली के जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। देहरादून, टिहरी के बॉर्डर से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मॉनसून में उफनती नदियां, बारिश से बिगड़ते हालात और इन सब के बीच कुछ गांव जो 4 साल से पुल बनने का इंतजार कर रहे हैं। देहरादून से महज 30 किलोमीटर दूर टिहरी में पुल नहीं है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह पुल पार करने की कोशिश करते हैं। गांव वालों का बस एक ही सवाल है कि बस एक पुल के लिए और कितना इंतजार। देखिए एनडीटीवी की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये टिहरी गांव की तस्वीरें हैं, जहां जेसीबी मशीन को पुल बनाकर लोगों को नदी पार कराई जा रही है। ये तस्वीरें कुछ हफ्ते पहले की हैं। इसके बाद नदी पार करने के लिए एक टेम्परेरी पुलिया बनाई गई, लेकिन उसके हालात भी लगातार होती बारिश में जर्जर होते जा रहे हैं। एक ट्रॉली पुल भी बनाया जा रहा है, लेकिन वो भी अब अभी निर्माणाधीन है, यानी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, जो ये टेम्परेरी पुल बनाया गया है 3 बड़े बड़े पाइप डालकर, और उस पुल के लिए बना तो दिया है, लेकिन दोनों तरफ उस पुल को नदी ने काट दिया है। यानी लोगों के लिए जो आने जाने का रास्ता है, यहाँ से नीचे लोग इस तरह से नदी से पार करके ही जाएंगे और लोगों के पास कोई चारा नहीं है। उनको आना जाना है, बीमार को हॉस्पिटल जाना है, कामकाज जो लोग हैं उनको काम करने जाना है। इसके अलावा जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी स्कूल के लिए जाना है। ये गांव बीते 4 साल से पुल बनने का इंतजार कर रहा है। और रही बात बजट की, तो आपको बता दें कि करीब 1,93,00,000 रुपए की लागत से 48 मीटर लंबा पुल बनाना था। 1 जनवरी 2022 से काम शुरू होना था और 7 जुलाई 2022 को पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन जुलाई 2025 तक भी पुल नहीं बन पाया। इतना ही नहीं, इस साल पुल का बजट भी बढ़ाया गया। साल 2025 में इस पुल के लिए 3.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन पुल कहीं नहीं है।
मानसून सीजन में न सिर्फ एक गांव बल्कि 3 ग्राम सभा के सभी लोग 3 महीने के लिए घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि नदी पार करने का कोई पक्का पुल नहीं है। इस वजह से किसानों के उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और बीमार घरों में ही रहने को मजबूर हैं। 22 में आपदा आई, तब से अभी तक ये पुल ऐसे पड़ा हुआ है। हमें तो 5 साल हो गए देखते हुए। 5 मजदूर लाते हैं वहाँ से, इतने से ज़्यादा लोग अपने घर में रखते हैं मजदूर काम करवाने के लिए। ऐसे चलता है ऐसा कोई काम। तूफान पे रहती है तो हम और पार नहीं जा पाते। हमारा जो मंडी का होता है सब्जियाँ होती है वो भी ऐसे सड़ती है। हम लोग ऐसे जैसे कैद में है, 3 महीने हमारा ऐसा ही चलता है। कुछ पता नहीं कब बढ़ जाए। अगर अभी ऊपर अगर ज़्यादा बारिश हो रही होगी तो उससे अभी पानी आ जाएगा ज़्यादा, इसमें तो आर पार होना बहुत मुश्किल है। विभाग आया दूसरे दिन तो उन्होंने क्या किया है, JCB से इसे खुलवा दिया। भाई बरसात में ये थोड़ी चलेगी बिल्कुल व्यवस्था, जैसे पाइप लगाए हुए हैं, इधर से नाला उधर से नाला, आप लोग देख ही रहे हैं इधर। इस पुल को जुलाई 2022 में ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन पुल नहीं बना। नदी पार करने के लिए ट्रॉली पुल का निर्माण भी बीच में ही अटका है। कि पुल बनने के लिए जो काम है उसको कागजों में ज़रूर दिखाया है कि पुल कैसे बन रहा है, लेकिन फिलहाल अगर ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो इस वक्त पुल की दशा सिर्फ वही है जो लगातार पिछले 2 साल से है। नीचे बिम बना दिया है, दूसरी तरफ भी बिम बना दिया। हाँ, एक अपडेट और है कि दूसरी तरफ भी बिम बना दिया गया पिछले 4-5 साल में, और यहाँ पर कंक्रीट का जाल है लेकिन पुल का नामो निशान नहीं है। स्कूल में न तो टीचर पहुंच पाते हैं और न ही स्कूल के बच्चे। सब पुल बनने का इंतजार कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल पड़ता है यहाँ, क्योंकि मतलब डर लगता है हमें। नदी यहाँ पे भी पार करें, आप देख रहे हो सिर्फ स्कूल के यहीं जस्ट एकदम बगल में नदी है, दोनों साइड से इसी तरीके का है। तो कई बार तो हम फंस जाते हैं तो गांव वाले को बुलाना पड़ता है, तब मानव श्रृंखला के द्वारा हम पार करते हैं। और बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। सुबह मतलब हमारे फ़ोन शुरू हो जाते हैं कि किस बच्चे को कैसे लाना है, कैसे ले जाना है। बच्चों को भी स्कूल आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पहले तो पुल थे छोटे मोटे जो गांव को आर पार करते थे यहाँ से लोग, अब तो वो भी नहीं है। और उसके बाद ये बड़ा पुल जो बनना था, कंप्लीट होना था इसने 2022 में, अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसपे कोई काम नहीं है। नदी पार करते हुए डर लगता है? हाँ जी। लगता नहीं कि कभी बह जाओगे, बच्चे स्कूल भी जाने दोगे? हाँ जी। कैसे जाते हो नदी के? नदी टप के जाते हैं। और कपड़े भी भीग जाते हैं तो कभी कभी सूख जाते हैं। तो कैसे पार करते हो नदी? हम लकड़ी के पुल से पार करते हैं। क्या कहेंगे अब जो लोग बैठे हुए सरकार में, बड़े लोग बैठे, उनको क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के पुल के लिए? हम कहना चाहेंगे कि हमारे गांव में जल्द से जल्द पुल बन जाए, और तो इसलिए लोग इधर उधर भी जा पाएंगे। गांव वालों ने वोट तो दिया विकास के लिए, लेकिन विकास का इंतजार करते करते 4 साल गुजर गए हैं। अब इनको लगता है कि शायद सुस्त सिस्टम कभी तो जागेगा और इनकी समस्या का हल निकलेगा। टिहरी से किशोर रावत की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो 4 सालों से ये गांव वाले इस पुल के बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये पुल है जो बनता ही नहीं। सवाल कायम है, और कितना इंतजार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन ने कहर बरपाया हुआ है और राज्य में अब तक 23 बाढ़ और कई बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, कई भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। 2023 वाला मंजर अब लोगों के आंखों के सामने एक बार फिर घूमने लगा है। हिमाचल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। हमारी टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा रही है वहां की क्या स्थिति है, कि एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल में कैसी तबाही मची है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। कहीं पहाड़ टूटे, कहीं बादल फटे, कहीं घर बहे, कहीं सड़कें बहीं। हिमाचल में कुदरत का कोहराम, लोग कर रहे त्राहिमाम। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बीते दिनों बादल फटने और तेज बारिश आने के कारण भारी तबाही मची है। इसका सबसे ज्यादा असर मंडी में देखने को मिला है। ये मंडी जिले के थुनांग की तस्वीरें हैं। मंजर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बुरे हालात हैं। 30 जून से 1 जुलाई के बीच इतनी बारिश हुई कि यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया।
ये बाजार हुआ करता था जहां अब मलबा ही मलबा है। रास्ते कहीं दिख नहीं रहे। बारिश और बाढ़ और भूस्खलन ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। कई घर धराशायी हो गए हैं और दर्जनों घरों में मलबा घुस गया है। दुकानों में कीचड़ घुस गया है। हालात ये है कि यहाँ पैदल चलना भी मुसीबत को बुलावा देना है। थुनांग का इकलौता बैंक भी बर्बाद हो चुका है। इस बिल्डिंग के अंदर करोड़ों रुपए और लाखों के गहने किस हाल में हैं पता नहीं। इस भयावह तबाही के बाद अब प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सामाजिक संगठन और राहत एजेंसियों की मदद से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई स्थानों तक अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। मंडी के अलावा भी हिमाचल में कई जगह तबाही मची है। अब तक जो आंकड़े आए हैं उन पर गौर करें तो बारिश के कारण मची तबाही में 78 लोगों की मौत हो गई, 37 लोग लापता बताए जा रहे हैं, करीब 115 लोग घायल हैं, 2 नेशनल हाईवे समेत 243 सड़कें बंद हैं, 278 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, 261 पानी की परियोजनाएं बंद पड़ी हैं। मौसम की ये मार फिलहाल अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आगे के लिए भी अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने सिरमौर, कांगड़ा, मंडी में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं शिमला, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कुल्लू और चंबा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ बारिश के साथ लैंडस्लाइड और जलभराव जैसी मुसीबतें भी हैं। एजेंसियां राहत और बचाव में जुटी हैं। लोगों को नदियों नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल में जिस तरह की तबाही इस बार मची है उसने साल 2023 की याद दिला दी है। तब कुल्लू जिले की सेंज घाटी में तबाही मची थी। इस बार मंडी के थुनांग में कुछ वैसा ही हाल दिख रहा है। और कुदरत की इस मार को एक मासूम भी झेलने को मजबूर है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ कई जगह बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। इनसे कई घर तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मंडी के पास एक गांव में 11 महीने की बच्ची निकिता अकेली रह गई। उसके माता पिता और दादी अब इस दुनिया में नहीं है। रवीश रंजन शुक्ला की एक रिपोर्ट देखिए। बादल फटा, मची तबाही। बेसहारा हो गई 11 महीने की निकिता। माता पिता और दादी की मौत। मासूम पर कुदरत का जुल्म। हिमाचल में कुदरत ने जो तबाही मचाई उसने कई घर बर्बाद कर दिए, कई बच्चे अनाथ कर दिए। 11 महीने की निकिता को यह पता भी नहीं है कि उसके माता पिता और दादी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मंडी के तलवाड़ा गांव में भी खौफनाक तबाही मची है। निकिता इसी गांव की रहने वाली है। एनडीटीवी की टीम निकिता के गांव के लिए निकली, लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। सिराज घाटी में इसलिए भी राहत और बचाव का काम में मुश्किल आ रही है क्योंकि ये आप देखिए अभी बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो नीचे के गांव तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सड़क के नाम पर अभी यहाँ पर मलबा है। तो इसी के वजह से जो गाड़ियां हैं वो नहीं जा पा रही हैं। और हम लोग भी अभी एक गांव में पैदल जा रहे हैं जहां पर एक ही घर के 3 लोगों की मौत हो गई और केवल 9 महीने की बच्ची बची है। आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना खतरनाक है। अनाथ हुई निकिता की खबर दूसरे लोगों को लगी है तो कुछ लोग उसे गोद भी लेना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग चंडीगढ़ से पहुंचे थे जिनसे हमने रास्ते में बात की। हम बेटी के लिए रिक्वेस्ट करने आए थे सर। ये जो त्रासदी हुई है ना सर, इसके लिए हमने अर्जी लगाई है कि हमें प्लीज इस बच्ची को दिया जाए। ये मेरी सिस्टर है, वो जीजा जी हैं। इसकी हम अब आप देखिए ये बच्ची एक 9 महीने की है। जो हम जिस गांव में जा रहे हैं परवाड़ी, वहां पर उसके माता पिता और दादी की बादल फटने से मौत हो गई। और ये सारे लोग चंडीगढ़ के हैं मैम, सुंदरनगर से हैं। आप लोग उस बच्ची को देखने के लिए, उसको सामान देने के लिए और मिलकर आए हैं, एडॉप्ट भी करना चाहते हैं। तो क्या आपने कैसे सोचा कि एडॉप्ट करना चाहिए बच्ची को? बस बेबी नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि अब वो भी नीडी है, उसको पेरेंट्स की नीड है, मुझे भी नीड है बेबी की, तो मैं ले लेती हूँ। अगर मुझे वो दे देते हैं तो अभी मैं रिक्वेस्ट करके आई हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे दें।
ये है कि उसकी बेटर लाइफ हो जाए, अगर उसका हमारे साथ रिलेशन लिखा है बनना। अच्छा। रिक्वेस्ट करी है उनको, फैमिली पे डिपेंड करता है। ये रास्ता करीब 12 किलोमीटर का था जो हमारी टीम को तय करना पड़ा क्योंकि सड़क खराब हो चुकी है। आखिरकार हम निकिता के गांव पहुंचे। यहाँ फिलहाल वो अपनी बुआ और चाचा के साथ है। पिता रमेश कुमार की डेड बॉडी भी मिल चुकी है। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर चलकर अब हम तलवाड़ा गांव पहुंचे हैं। ये वही गांव है जहां पर जब 30 तारीख की रात को आपदा आई तो एक दादी और माता पिता की डेथ हो गई है, मौत हो गई, और 9 महीने की जो बच्ची है वो जिंदा है। आइए चल के देखते हैं किस हाल में है ये परिवार। घर वाले उस दिन को याद करते हैं जब ये दर्दनाक हादसा हुआ। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि निकिता की माँ और जो दादी हैं वो कम से कम उनकी कोई खोज खबर हो। ये बताइए, ये जब हादसा हुआ तो निकिता तो सौभाग्यशाली रही कि ये कमरे के अंदर थी तो बच गई। क्या हुआ था उस रात? सर उस रात को बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उनके ऊपर से उनके घर की तरफ थोड़ा पानी आ रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि हम पानी को थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं ताकि उनका घर बच जाए। तो इसके लिए वो तीनों घर से बाहर चले गए और इसको घर के अंदर मतलब दरवाज़ा बंद करके इसको अंदर छोड़ दिया। वो सो रही थी। उनको लगा कि हम पानी को डाइवर्ट करके वापस आ जाएंगे बच्ची के पास। तो सर जैसे उन्होंने सोचा था कि थोड़ा सा ही पानी आ रहा है, उनको फ्लड का अंदाज़ा नहीं था कि पीछे से बादल फटा है। तो सर जैसे वो साफ कर रहे थे, ऊपर से पूरी पहाड़ी आ गई और सर उनको तीनों को उड़ा दिया। अच्छा, तो निकिता अंदर सोई रह गई तो किसने फिर आके बताया कि भाई ये बच्ची जिंदा है? कैसे पता लगा आप लोगों को? सर फिर क्या हुआ, इनके पड़ोसी हैं, इनके घर के ऊपर रहते हैं वो रात को करीब 2-2:30 बजे के करीब इनके घर पे आए नीचे। तो उन्होंने इनके घर पे देखा कि सिर्फ बच्ची एक ही सोई है अंदर। जैसे फिर सर जैसे सुबह हुई करीब 5-5:30 बजे के आसपास हम रस्सी वगैरह लेके बचाव कार्य के लिए यहाँ से गए। फिर सर बाद में जब थोड़ा पानी का स्तर कम हुआ तो फिर हम सर्च ऑपरेशन के लिए गए, तो तब हमें भाई की डेड बॉडी मिली और जो 2 थे सर वो अभी भी लापता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप तो बुआ हैं, ये बच्ची है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी एक परिवार हमें रास्ते में भी मिला था, बहुत सारे लोग गोद लेना चाहते हैं, लेकिन क्या आप लोग इस बारे में गोद लेने के लिए हैं कि ये चाहते हैं कि मदद हो जाए बच्ची की? केवल नहीं जी, मदद करो जी, गोद नहीं किसी को देंगे। गोद नहीं देंगे ना? नहीं जी। कई सारे लोगों के फोन भी आ रहे होंगे निकिता के लिए मदद सर के लिए। बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं सर। सुबह से आप मान के चलो कि 15 कॉल आ चुके हैं। अच्छा। कि भाई हमारे को बच्ची दे दो सर, बट हम नहीं देंगे, बच्ची को नहीं देंगे, हम खुद ही पालेंगे। कोई अगर निकिता की मदद करना चाहे उसके पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण में, तो वो इनको आर्थिक मदद जो है वो दे सकता है। राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है कि निकिता के नाम से एक खाता खुलवाया जाए, एक बैंक में अकाउंट हो, और जो भी मदद राज्य सरकार की तरफ से बनेगी वो निकिता को दी जाएगी। यहाँ की एसडीएम स्मृतिका नेगी प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंची थीं, तो उन्होंने इस मासूम को अपनी गोद में ले लिया था। बादल फटने की घटना में मलबे में दबे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, लेकिन ये एक चमत्कार से कम नहीं कि 11 महीने की मासूम निकिता की जान बच गई। बचपन है इसका, अभी बहुत जो है पालना है इसको। पता नहीं है इस बच्ची को कि इसके माता पिता खत्म हो गए हैं। ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनके अपने लापता हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो डेड बॉडी है वो नहीं मिली है। एनडीआरएफ की टीम लगातार इस इलाके में सर्च कर रही है। मंडी से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हम सभी निकिता के सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन मंडी के थुनांग से भी ऐसी ही कई दर्द भरी कहानी आ रही हैं। थुनांग के बाजार में घूम घूम कर लोगों से अपनी परेशानी बता रही हैं 75 साल की किनारी देवी। एनडीटीवी से बात करते हुए किनारी देवी रो पड़ी, बोली जब बादल फटा तो वो और उनकी 100 साल की माँ घर पर थे, सब कुछ बर्बाद हो गया है। रवीश की ये रिपोर्ट देखिए। क्या नाम है दादी आपके? मेरा नाम किनारी देवी जी। किनारी देवी। किनारी देवी। सोचिए ये दादी हैं, थुमांग में रहती हैं ऊपर। इनके देवर की पानी से डेथ हो गई जो बादल फटा उससे। 75 साल की ये दादी हैं, इनकी भी माँ 100 साल की हैं, 3 इनके बेटे हैं।
मदद अभी तक कुछ नहीं पहुंची। नहीं है, कुछ नहीं, किसी ने की ना मेरे को पूछा ना मौसम की। मैं कुत्ते की तरह दौड़ रही है मुलाजिम के पीछे, मेरे को भी पूछेंगे ना, कोई नहीं पूछ रहा है, ना कोई बोल रहा है इसका ये क्या, कोई नहीं मेरे को पूछ रहा है। अच्छा, जो देवर के आपकी डेथ हुई है उनके परिवार में कौन कौन है? उसके पास है 2 है लड़के ना, 2 बहुआ, 3 है पोतरू, 1 पोतरी 2 पोतरू, तो 1 है उसकी। ये कैसे, मतलब उस दिन जब पानी आया वो गए थे ऊपर गांव में, तो उसी मेरी गर्द होती थी, उसका सांस फूला, वो गिर गया इधर इधर जहाँ इधर टोल पैर से, तो वहाँ से उठाया, आगे से फिर फंसा, फिर आए उसको टेक पाया होना साइलेंट, ये तो गम इसके दम तोड़े उसने। तो कोई अब फिर कहाँ अब आप लोग रह रही हैं? मैं उस केशव के पास रह रहे हैं, मेरे बड़े लड़के के पास। अच्छा, घर वर सब आपका बहन? पुराना घर उसका गया ना, नए घर में ऊपर बना वह रह रहे हैं बेटे, नीचे से सब कुछ गया पुराने घर से। तो अभी तक ऐसे स्थानीय लोगों को केवल मदद के नाम पर राशन मिल रहा है। इस तरीके का सिलेंडर भी शायद सरकार दे रही है। सिलेंडर सरकार दे रही है खुद के पैसे से। तो पैसे इस आपदा में बचे हुए हैं आपके पास? पैसे तो है नहीं, पर इधर उधर से इकट्ठा करना पड़े। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ और मदद मिली कोई आर्थिक? वही मिला, आटा चावल 5-5 केजी बस जी। आटा चावल मिला है, अपने पैसे से सिलेंडर लेकर खा लीजिए बस बाकी जी बिल्कुल। आपकी दुकान डैमेज हुई? जी बिल्कुल। हमारे अपनी दुकान है यहाँ पर, साथ ही है। किसकी दुकान थी? एक किराने की थी। सारा कुछ खत्म है, अंदर ऐसे दब गया, कुछ चला गया फ्लड में। इन तस्वीरों को देखकर, इन कहानियों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि बादल फटने से किस तरह की तबाही होती है। आखिर बादल क्यों फटते हैं? क्लाउड बर्स्ट के पीछे का पूरा विज्ञान समझाएंगे हमें हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा। शुक्रिया मलिका। हर साल बरसात के इन दिनों में हम देखते हैं कि पर्वतीय इलाकों में मॉनसूनी बारिश अपने साथ तबाही लेकर आती है। इसकी तस्वीरें हर बरसात में सुर्खियां बनती हैं, इस बार भी बन रही हैं। भारी बारिश को कई बार क्लाउड बर्स्ट कह दिया जाता है, यानी बादल का फटना। वैसे हर घटना क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना नहीं होती, लेकिन अचानक भारी बारिश से तबाही को ऐसा अब कहा जाता है। तो पहले ये समझते हैं कि क्लाउड बर्स्ट है क्या। दरअसल होता यह है कि भारी नमी लिए मानसूनी हवाएं जब उच्च हिमालयी इलाकों तक पहुंचती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं, जिसे हम ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं, तो एक ऊंचाई तक जाने के बाद कम तापमान के कारण जो है बादल इस नमी को संभाल नहीं पाते। ये नमी मोटी बूंदों में इसके बाद बदल जाती है और नतीजा ये होता है कि मूसलाधार बारिश होती है। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर उठते हैं तो एक समय के बाद ये होता है कि वो इतना भारी हो जाता है बादल के लिए उसको कंटेन करना कि वो मूसलाधार बारिश की शक्ल में नीचे गिरता है, और इसमें कई बार बादल फटने की घटनाएं भी शामिल होती हैं। पिछले साल NIT हमीरपुर के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला, सिरमौर, चंबा और मंडी में बादल फटने जैसी घटनाएं ज्यादा इसीलिए होती हैं क्योंकि यहाँ नमी लिए बादलों के रास्ते में अचानक ऊंचे पहाड़ आ जाते हैं। इस वजह से बादल ऊपर की ओर उठते हैं, लेकिन तापमान कम होने के कारण नमी नहीं संभाल पाते और अचानक भारी बारिश कर देते हैं। तो ये वो पूरी प्रक्रिया है। नमी लिए हवाएं आती हैं, उनके सामने ऊंचे पहाड़ आते हैं, वो ऊपर की ओर उठती हैं, तापमान ऊपर कम होता है, वो मॉइस्चर को रोक नहीं पाती, कंटेन नहीं कर पाती और अचानक मूसलाधार बारिश होती है। अब इसमें बादल फटना भी होता है, लेकिन बादल फटना एक टेक्निकल टर्म है, क्लाउड बर्स्ट, जिसका अर्थ है किसी जगह पर एक ही घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का हो जाना। अगर वहां पर आप बारिश को मापेंगे तो एक घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं टेक्निकली। और बरसात के दिनों में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि तब बादलों में नमी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। हालांकि इन दिनों चलन ये हो चला है कि हर खबर में पहाड़ी इलाकों में हर भारी बारिश को बादल फटना कह दिया जाता है, जो तकनीकी तौर पर सही नहीं है। लेकिन 100 मिलीमीटर बारिश एक घंटे में बहुत ज्यादा होती है और ऐसा अक्सर होता है। वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉक्टर नवीन जुयाल हिमालयी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की इस प्रक्रिया को संक्षेप में समझा रहे हैं। हिमालय की नदियां दो तरह के मॉइस्चर सिस्टम, दो तरह के वाटर से डोमिनेट होती है। एक होता है साउथ वेस्ट समर मानसून जो काफ़ी डोमिनेट होता है, 80% इसका प्रेसिपिटेशन होता है, और दूसरा होता है ग्लेशियल मेल्ट। लेकिन जब हम कहते हैं कि हिमालय की नदियाँ
समर्स में क्यों बौखलाती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि खास करके हार हिमालय की नदियाँ ज़्यादा बौखलाती कंपेयर टू द लेसर हिमालय की नदियाँ। उसका कारण ये है कि हार हिमालय जो है वो एब्रप्टली राइज करता है और अपने आप में एक तरह से साउथ वेस्ट मानसून के नॉर्थ वेस्ट पेनिट्रेशन के लिए एक ढाल सा बनाता है। इस कारण मैक्सिमम जो क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं होती हैं वो हायर हिमालय और लेसर हिमालय की बाउंड्रीज पे होती। बीते कुछ सालों में ये पैटर्न भी देखा गया है कि पहाड़ी इलाकों में भयानक बारिश की घटनाएं जो हैं अक्सर एक छोटे इलाके तक ही सीमित होती हैं और फिर उस इलाके में भारी तबाही मचाती हैं। ऐसी बढ़ती घटनाओं को क्लाइमेट चेंज से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण अतिवृष्टि यानी एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन एक और बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है वो ये कि सबसे ज्यादा नुकसान उन इलाकों में हो रहा है जहां पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ हुई है, चाहे वो सड़क बनाने के नाम पर हुई हो या फिर किसी बड़े निर्माण के कारण। अगर आप देखेंगे अधिकतर इलाकों में पहाड़ों में जहां पर भी नुकसान हुआ है उसके आसपास कहीं ना कहीं निर्माण की गतिविधि हुई है। पहाड़ों में सड़कें बहुत जरूरी हैं, लेकिन उसे बनाते वक्त ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर और नीचे की ढाल को स्टेबिलाइज यानी स्थिर कर दिया जाए। लैंड स्टेबिलाइजेशन बहुत ही अहम पहलू है और ऐसा अगर होगा तो सड़कें कम टूटेंगी, उनके ऊपर नीचे की ढाल कम ढहेगी। और इसके अलावा उन इलाकों में भी तबाही ज़्यादा होती है जहां नदियों के रास्तों पर निर्माण कर दिए गए हैं और हमने कई जगहों पर देखा कि नदियों के रास्ते में जो निर्माण है वो बहता है बरसात के दिनों में, क्योंकि नदी कभी भी अपने पुराने रास्ते पर लौटती है। इसलिए ज़रूरी है कि नदी के आसपास के इलाके में निर्माण न किया जाए। लेकिन हमने देखा है कि अक्सर इसका उल्लंघन होता है, जिसका नतीजा होता है बरसात के दौरान तबाही और भूस्खलन की ऐसी घटनाएं। और अब बाकी खबरों के लिए चलते हैं वापस मलिका के पास। शुक्रिया सुशील जी ने हमें बताया कि आखिर बादल क्यों फटते हैं, इसके पीछे का पूरा विज्ञान हमें समझाया। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान के सीकर में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जल भराव से लोग परेशान हैं। शहर के कई निचले इलाकों की सड़कें बारिश के पानी से दरिया में बदलती नजर आ रही हैं। कई दुकानों में बारिश और नालों का गंदा पानी घुसने से दुकानदारों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मॉनसून ने स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इन तस्वीरों को आप देखिए, मॉनसून ने किस तरह से जो तमाम दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, उनकी पोल खोलकर यहां पर रख दी है। सड़कें दरिया बनी हुई है, लोगों को आने जाने में, आवाजाही में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक भी इसकी वजह से बाधित हो रहा है। लोगों को उनकी आम दिनचर्या में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से जरूर यहां पर राहत लोगों को मिली है, लेकिन जल भराव की वजह से लोग परेशान हैं। शहर के जो निचले इलाके हैं वो पानी से लबालब भरे हुए हैं। सड़कें बारिश के पानी से दरिया में बदलती नजर आ रही हैं। दुकानों में बारिश का पानी जा रहा है, नालों का गंदा पानी घुसने से दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अब आपको राजस्थान के करौली जिले की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। करौली जिले में भी बारिश के बाद सड़कें, इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे नदियां बन गई हैं। रविवार शाम से इस इलाके में हुई बारिश ने जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन सड़कों पर भरे पानी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। और राजस्थान के बाद अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के डांग जिले में लगातार बारिश की वजह से झरनों का बहाव काफी तेज हो गया है। यहां कोसमाल गांव के भेगू झरने में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और वहां मौजूद पर्यटक फंस गए। पर्यटकों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने झरने के पास जाने से रोक लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद पर्यटक झरने के नीचे नहाने जा रहे हैं। और इस तस्वीर को एक सबक की तरह लें। अगर इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी की जाती है, कोई नियम बदला जाता है, तो उसका पालन करें और लापरवाही करने से परहेज करें। सावधान रहने की जरूरत है। झरने में अचानक उफान आया और किस तरह से देखिए ये तमाम पर्यटक जो वहां फंस गए थे, बाल बाल इनकी जान बची है। और अब बात उड़ीसा की करते हैं, जो हाल देश के कई राज्यों का है वही ओडिशा का भी है। बारिश जमकर हो रही है और लगातार लोगों की परेशानियां यहां पर भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। झारसुगुड़ा जिले की ये सड़क पानी से सराबोर है, मुश्किलें बढ़ा रही है, लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है। अब जरा इस माँ को देखिए, जिंदगी की जरूरतें कई हैं,
बेटे के साथ कई सामान भी उठा लाई है। बादल लगातार बरस रहे हैं। खेत खलिहान बागान सब बाढ़ के पानी से सराबोर हैं। ओडिशा में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। इस साल अब तक बादल मेहरबान रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में 8 जगहों पर 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। देवगांव में सबसे ज्यादा 306 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश किसानों के लिए खुशियां भी लेकर आती है और कई बार मुसीबत का सबब भी बनती है। परेशानियां अपनी जगह हैं, लेकिन ये बरसता हुआ पानी जरूरत भी है। थोड़ा समझदारी और सावधानी के साथ मौसम का सामना करना होगा। बीते 2 दिनों से नागालैंड के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद दीमापुर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में करीब 400% से ज्यादा बारिश हुई है। यहां के मोकोकचुंग में 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगले कुछ दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई है। और नोएडा की बात करें तो नोएडा में आज सुबह हुई हल्की बारिश ने एक बार फिर प्राधिकरण के दावों की पोल खोल दी। बारिश के बाद नोएडा के पॉश सेक्टर्स में से एक सेक्टर 100 के पास सड़क धंस गई, जिस वजह से बीच सड़क पर देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। ये हादसा पाथवे स्कूल के पास हुआ है। इस सड़क पर काफी आवाजाही होती है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर 100 में सड़क पर कितना बड़ा गड्ढा यहां पर हुआ है, इन तस्वीरों को देख हर कोई हैरान है। और आसमानी आफत से सिर्फ भारत के ही लोग परेशान नहीं हैं, बल्कि अमेरिका के भी एक बड़े हिस्से में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। यहाँ के टेक्सास प्रांत में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। शुक्रवार 4 जुलाई को अचानक आए फ्लैश फ्लड के बाद से टेक्सास में कम से कम 82 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। टेक्सास में बचाव दल लापता लोगों को खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से मध्य टेक्सास में नई बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इलाके में अगले 2 दिनों में और ज्यादा तूफान आने की आशंका है, जिससे बचाव दलों को परेशानी हो सकती है। ये टेक्सास के इतिहास में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सरकारी बंगला विवाद को लेकर NDTV को सफाई दी है। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चियां लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। दोनों के लिए घर में ही ICU सुविधाएं जरूरी। एम्स और PGI के डॉक्टरों की टीम निगरानी करती है। CGI आवास में ही ICU बनाया गया है। बेटियों के लिए घर में ही खास इंतजाम किए गए हैं। और ये पूरा मामला क्या है, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। आशीष, पूरी खबर से जुड़ी जानकारी दर्शकों को बताइए। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो रजिस्ट्री है उसने चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी और कहा है कि जो CGI का ऑफिशियल बंगला है, सरकारी बंगला 5 कृष्ण मेनन मार्ग नई दिल्ली में, उसको खाली कराया जाए, क्योंकि उसमें एक्स CGI जस्टिस DY चंद्रचूड़ रह रहे हैं, जो ओवर स्टेइंग उसमें कर चुके हैं। उनका वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये बंगला खाली नहीं किया है। इसको लेकर विवाद शुरू हुआ और अब जो एक्स चीफ जस्टिस हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने NDTV से खास बातचीत की है और उन्होंने सारा मामले को सामने रखा है और बताया है कि किस तरीके से वो फरवरी से अपनी बच्चियों के लिए घर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। स्पेशल चाइल्ड दोनों हैं, उनके स्पेशल नीड हैं, उनको ICU की ज़रूरत होती है। 24 घंटे जो है उनके लिए निगरानी करनी होती है। स्पेशल टॉयलेट उनके लिए चाहिए, रैम्प्स उनके लिए चाहिए। उन्हें ऐसा घर कहीं भी नहीं मिला, जिसकी वजह से वो ये घर खाली नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी कहा है कि वो पूरी तरह जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, लेकिन जो माँ बाप हैं उनकी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों के आसपास घूमती हैं। खास बात यह है कि ये फोस्टर केयर में दोनों बच्चियां हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने उनको टेम्परेरी घर दिया है, लेकिन जो 2 साल से बंद था और उसमें अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। जैसे ही काम खत्म होगा वो ये घर छोड़कर चले जाएंगे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो इस घर को इस तरीके से खाली करते। उन्होंने चीफ जस्टिस को भी ये बात बताई थी, पहले भी एक्सटेंशन मांगा था, तो लिहाजा वो बता रहे हैं कि एक मजबूरी के कारण
क्योंकि ऐसा घर उनको नहीं मिल रहा है, जी। नहीं मिल रहा था, इसलिए वो ये जो बंगला सरकारी है वो खाली नहीं कर पाए। बिल्कुल, और इसी को देखते हुए बेटियों के लिए घर में ही खास इंतजाम किए गए हैं। शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए। और 5 की बात में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। भारत दुनिया का चौथा सबसे समान समाज वाला देश बन गया है। इसका मतलब ये है कि देश में जो भी विकास हो रहा है उसका फायदा ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है। वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट गिनी इंडेक्स में ये जानकारी सामने आई है और इस लिस्ट में अमेरिका और चीन को पछाड़ते हुए भारत 167 देशों से ऊपर है। इस मामले पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। क्या उम्मीद थी कि इतना हाई रैंक भारत को मिलेगा, चौथे नंबर पर? तो जो इंटरनल था हमारा चेंज या बदलाव पिछले 12-13 साल में, वो तो हमें पता था कि पॉवर्टी कम हो रही है और इनइक्वालिटी भी कम हुई है। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें पता थी। जो इंटरेस्टिंग और नई बात है, जो कंपैरिजन जिसको कहते हैं क्रॉस कंट्री कंपैरिजन, बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये हमें बताता है कि जो कई लोग एलिगेशंस देते हैं विदाउट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऐसे इधर उधर की बात देख के या कोई चीज़ एक चीज़ देख के, वो गलत है। और हम अभी भी, और इसमें मैं थोड़ा सा अपना बोलूँगा, मैंने 20 साल पहले 20-25 साल पहले जो काम किया था वो यही दिखाता था एक्चुअली कि हम तकरीबन ऊपर के 4 नहीं तो ऊपर के 10 देशों में हैं। तो दैट इज़ अ ग्रेट, मतलब बहुत सेटिस्फैक्शन है और आनंद है मुझे कि ये अब लेटेस्ट कंपैरिजन जो वर्ल्ड बैंक ने किया है उसके हिसाब से भी हम चौथे नंबर पे हैं। तो ये अच्छी बात है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री ने तय किया है और उसके लिए आप कहते रहे हैं कि बहुत ही हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी होगा। अगले 20-25 साल में हमको अच्छे रफ्तार पे सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। तो इस दौरान इस बात पर भी विशेष ध्यान रखना होगा कि इसकी वजह से जो आर्थिक असमानता कहीं ना फिर से देश में बढ़ने लगे जैसा दूसरे देशों में। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए जो टारगेट होते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊं, वो हमें रियलिस्टिक होने चाहिए। जैसे आपने कहा, लोग सोचते हैं कि हम 4 पोजीशन पे आ गए हैं, 1 पोजीशन पे पहुंच जाएं। ऐसे दुनिया में नहीं होता। दुनिया में होता है हम अगर इतने ग्रोथ पे पहुंच गए हैं उसको सस्टेन तो करें, क्योंकि शॉक्स होते हैं। आपने देखा पेंडेमिक हो गया, अब दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी हो रही है, कभी एक दिन कोई लीडर एक कहता है, वो कहता है, कुछ पता नहीं क्या होगा। हाँ, वॉर्स हो रहे हैं जो कहीं सोचा भी नहीं था कि यूरोप में वॉर होगा। तो इतनी जब चीज़ें डेंजर्स जिसको कहो, शॉक्स हो रही हैं, तो हमें हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम हाई सस्टेन ग्रोथ करें, उसको इंक्लूसिव रखें और ट्राई टू इंश्योर के इनइक्वालिटी फिर से बढ़े ना।